HIS 102 थर्ड यूनिट सामंतवाद। अंग्रेजी का शब्द फ्यूडलिज्म जिसका अर्थ सामंतवाद होता है लैटिन शब्द फ्यूडम या फाइव से बना है। सामंतवाद एक प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी जिसका आधार भूमि थी और यह बंद कृषि अर्थव्यवस्था में फलती फूलती थी। यूरोप में सामंतवाद की उत्कृष्ट की पृष्ठभूमि में अनेक ऐसी ऐतिहासिक परिस्थितियां विद्यमान थीं जिन्होंने सामंतवाद के उदय में योगदान दिया। महान रोमन साम्राज्य 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी से पूर्णतया पतन की ओर अग्रसर हो चुका था। हूण, गौल, वंडाल और मुस्लिमों के आक्रमण यूरोप पर प्रारंभ हो चुके थे। परिणाम स्वरूप यूरोप की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा। सामान्य प्रजा की आर्थिक स्थिति खराब थी और राजा अपनी प्रजा से राजस्व तक वसूल नहीं कर पा रहे थे। शासकों के पास अपने अधिकारियों को वेतन देने के लिए नकद धन नहीं था, अतः उन्होंने भूमि के टुकड़ों अर्थात गांवों को अपने अधिकारियों को वेतन के स्थान पर देना प्रारंभ कर दिया। भूमि के इन टुकड़ों अथवा ग्रामों के साथ ही राजा ने अपने स्वयं के अधिकारों का परित्याग करते हुए इन अधिकारियों को दिए गए गांवों से संबंधित पुलिस, न्यायिक, राजस्व जैसे अधिकार भी अधिकारियों को सौंप दिए। परिणाम स्वरूप मुख्य शासक के अधीन सामंतों का एक विशाल वर्ग तैयार हो गया, जिसके अधीन जितने अधिक गांव होते थे वह उतना ही बड़ा सामंत माना जाने लगा। ये ग्राम या भूमि ही फाइव कहलाई। सामंतवाद की विशेषताएं। सामंतवाद की मुख्यतः 5 विशेषताएं थीं, जिसमें पहली थी समाज का पदानुक्रम वर्गीकरण। यह भूमि पर आधारित व्यवस्था थी जिसमें स्वामी शासक अपने अधीन सामंतों को भूमि का आवंटन करता था और उसके बदले में सामंत अपने स्वामी शासक को अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। समाज का वर्गीकरण एक सीढ़ी नुमा ढांचे की भांति था जिसमें शासक सर्वोपरि होता था। इसमें सर्वोच्च होता था शासक, उसके नीचे बड़े सामंत जिन्हें ड्यूक या अर्ल कहा जाता था, उसके अधीन उनके उपसामंत जिन्हें बैरन की संज्ञा दी जाती थी और ये बैरन घुड़सवारों की एक छोटी सेना रखते थे जिन्हें नाइट्स कहा जाता था। शासक से लेकर के नाइट्स, जिसके अंतर्गत शासक, ड्यूक या अर्ल, बैरन और नाइट आते थे, ये सभी शासक वर्ग के सदस्य थे और नाइट्स शासक वर्ग के अंतिम पायदान पर होता था। इसके अतिरिक्त शासित वर्ग के अंतर्गत पेजेंट्स अर्थात कृषक और सर्फ्स कृषिदास आते थे। शासक सामंतों को नियुक्त करता था। ये सामंत अपने उपसामंत रखते थे। उपसामंत अपने अधीन घुड़सवारों की सेना रखते थे और यही नाइट्स थे। इस प्रकार बड़े सामंत उपसामंतों के स्वामी होते थे किंतु शासक के अधीन होते थे। उपसामंत घुड़सवारों के स्वामी थे किंतु सामंतों के अधीन थे। नाइट्स शासक वर्ग में सबसे निचले स्तर पर होते थे। कृषक और कृषिदास शासित वर्ग में ही आते थे। सामंत या उपसामंत अपने शासक स्वामी की भूमि के धारक मात्र होते थे जो कृषकों से उस पर कृषि कार्य करवाते थे। सामंतवाद की दूसरी विशेषता थी पद का वंशानुगत होना, अर्थात सामंत का पद पिता की मृत्यु के उपरांत उसी परिवार के ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होता था। तीसरा, सामंतवाद की तीसरी विशेषता थी मेनोर या गढ़ी व्यवस्था। कई ग्रामों के मध्य सामंत शासन की सुविधा की दृष्टि से अपनी गढ़ी स्थापित करते थे और ये गढ़ी या मेनोर इनके निवास स्थान,
कार्यालय, न्यायालय और चर्च भी होते थे। 5 का सारा कार्य इन्हीं मैनोर में किया जाता था। प्रत्येक मैनोर या गढ़ी में 1 से लेकर 10 ग्राम तक होते थे। चौथी विशेषता है मान प्रदान समारोह, जो सामंतवाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक था। सामंतवाद में किसी भी सामंत का अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्त होना अत्यावश्यक था। प्रत्येक सामंत अपने स्वामी के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता था। जब कभी नया सामंत नियुक्त किया जाता था तो वह पगड़ी विहीन शीश के साथ घुटनों के बल अपने स्वामी के समक्ष नतमस्तक होता था, उसके हाथों को चूमता था और बाइबल की शपथ लेकर उसके प्रति पूर्ण निष्ठा रखने का संकल्प लेता था, और इसके साथ ही मान प्रदान समारोह समाप्त हो जाता था। सामंतवाद की 5वीं विशेषता थी कि सामंतवाद की व्यवस्था में शासक के पास स्वयं की कोई विशाल सेना नहीं होती थी। भूमि के बदले में शासक अपने सामंतों से यह अपेक्षा रखता था कि वे अपने व्यय पर एक सेना रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर शासक को वह सेना उपलब्ध करवाएंगे। अतः सभी सामंतों के पास स्वयं की व्यक्तिगत सेना होती थी। सामंतवाद के पतन के कारण। सामंतवाद के पतन के मुख्यतः 3 कारण माने जा सकते हैं। पहला आर्थिक कारण, दूसरा सामाजिक परिवर्तन और तीसरा राजनीतिक परिवर्तन। पहला आर्थिक कारण। यूरोप में 12वीं शताब्दी ईस्वी में हुई नगरीय क्रांति ने अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन ला दिए। जहां सामंतवादी अर्थव्यवस्था एक स्थानीय और बंद आर्थिक इकाई थी, यद्यपि वह आत्मनिर्भर थी, किंतु उत्पादन केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही किया जाता था। कृषि से पृथक अन्य वस्तुओं का उत्पादन और कृषि उपकरणों का निर्माण भी केवल स्थानीय मांग के अनुसार ही किया जाता था। ऐसे में नगरों की कोई विशेष आवश्यकता ही नहीं थी। धीरे धीरे 11वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी से व्यापार उन्नत होने लगा और नगरों की महत्ता बढ़ने लगी। पूर्वी देशों के साथ संपर्क और धर्म युद्धों के कारण सामंतों के बीच पूर्वी देशों से आने वाले महंगे सामानों की मांग में वृद्धि हुई। फलस्वरूप कृषि के साथ साथ शिल्पों और व्यापार की भी उन्नति हुई और नगरों की महत्ता से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुए। सिक्कों के व्यापक प्रचलन ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। दूसरा कारण सामाजिक परिवर्तन। मैनोर या गढ़ी व्यवस्था के कमजोर हो जाने से सामंतों का वर्चस्व भी कम हो गया और सामान्य जनों की निष्ठा अब सीधे शासक के प्रति बढ़ने लगी। सामंतों के विभिन्न वर्गों का अधिकार भी अब कमजोर होने लगा। तीसरा है राजनीतिक परिवर्तन। सामंतीय वर्गों का आधिपत्य कम होना, व्यापार में उन्नति, अर्थव्यवस्था का विकास, नगरों की महत्ता में वृद्धि जैसे कारणों ने 15वीं शताब्दी ईस्वी के आते आते तक फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन में नवीन राजवंशों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामंतों के विभिन्न वर्ग जहां विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, वहीं सर्व्स अर्थात कृषिदासों का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से परिपूर्ण था। समाज में इतनी अधिक असमानता और सर्व्स के प्रति होने वाले अन्यायों के कारण ऐसी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का अंत अवश्यंभावी था और अंततः सामंती व्यवस्था का पतन हो गया।